हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जुड़ जाएं दोस्तों आप सभी। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो यहाँ पे दोस्तों यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 है। यूकेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह हम डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे 3 है, 20 क्वेश्चन टोटल होंगे। और आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताना है कि आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला है और शुद्ध वर्तनी में आपको पूछा है कि संश्लिष्ट जो लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है। तो बताइए दोस्तों संश्लिष्ट कैसा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर आप दीजिए। तो बताइए ए, बी, सी या फिर डी कौन सा इसमें से सही होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बी, ए या फिर डी। तो बताइए जरा आप क्या मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है संश्लिष्ट ऐसा ही लिखा जाता है और यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो बताइए दोस्तों घोष वर्ण कौन सा है। आंसर दीजिए जरा कि घोष वर्ण कौन सा है। खा, चा, मा और ठा। तो बताइए दोस्तों ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा। तो ए, बी, सी, डी में से घोष वर्ण इसमें से कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मां इसका बिल्कुल सही शब्द है। अब दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परसों की क्लास में भी किया था, अब जरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक होता है घोष जिसे हम सघोष भी कहते हैं सामान्यतः, यानी सघोष हो गया। और दूसरा होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। सघोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है और अघोष यानी कंपन उत्पन्न नहीं होता है। सघोष और अघोष के अंतर्गत देखिए सबसे पहले अघोष की बात करते हैं। तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक दोस्तों जो पाव वर्ग आपको दिखाई दे रहा है इसका पहला और दूसरा अक्षर हमेशा क्या होता है? यह अघोष के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा दोस्तों जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यानी ये वाला शा, शा और सा, यह भी किसके अंतर्गत आता है? यह भी अघोष के अंतर्गत ही आता है। और बाकी दोस्तों जितना भी है यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी यहां से लेकर यहां तक जितने भी अक्षर है तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये सघोष के अंतर्गत आता है। अंतःस्थ व्यंजन सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो यहाँ पे जो हा वर्ण है यह भी सघोष के अंतर्गत ही आता है। तो इन्हें एक बार जरूर याद कीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है पूछा कारक के भेद होते हैं और चौथा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों पहले क्वेश्चन का 4 का ही आंसर दे दीजिए कि निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। मार्मिक, स्वाभाविक, साहित्यिक या मालिक। तो देखिए दोस्तों कौन सा होगा। तो बताइए जरा। तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है मालिक नहीं होगा, है ना। तो बाकी सभी सही है। मार्मिक, स्वाभाविक, साहित्यिक इन सभी में एक प्रत्यय है, मालिक में नहीं है। मालिक पूर्ण शब्द है, ठीक है। फिर यहाँ पे कारक के भेद की बात करते हैं। कारक के कुल कितने भेद है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों कारक के भेद की बात करें तो कारक के जो कुल भेद है दोस्तों वह कितने हैं? वह हैं आपको मिलेंगे 8। और कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं। एक बार जल्दी से एक नजर देख लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कारक के ये 8 भेद है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर दीजिए जरा कि सामिष्ट शब्द का विलोम क्या है। सामिष्ट शब्द का विलोम क्या है। तो बताइए दोस्तों सामिष्ट का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सामिष्ट का विलोम क्या होगा। तो सामिष्ट का विलोम क्या होगा इसका आंसर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों सामिष्ट और आमिष दोनों एक जैसे ही है, यानी दोनों का अर्थ मांसाहारी होता है, मांसी होता है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है निरामिष, यह बिल्कुल सही है। तो क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निरामिष इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आयोग ने इसका जो आंसर माना था वह 2 माने थे, ध्वनि भी माना था, वर्ण भी माना था। तो आयोग ने इसके दोनों आंसर माने हैं, ध्वनि भी और वर्ण भी। भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से भी और वर्ण से भी। तो आप भी इसका आंसर दोनों मानिए क्योंकि आयोग के अनुसार हमें चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोस्तों दोनों सही हैं और ये आप ध्यान रखना। अब है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दोनों का आंसर दीजिए दोस्तों जरा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए कि निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों बताइए। कि मोहन भोजन कर रहा था, ये तो सरल हो गया।
वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी और जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा, तो बताइए जरा कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों आप जा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी पे, यह गलत है क्योंकि यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत है, क्योंकि जो दूसरा वाक्य है यानी उपवाक्य है यह पहले वाक्य पर क्या है, आश्रित है। यानी मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो इस प्रकार की बात करें दोस्तों तो वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है जल्दी कीजिए अन्यथा देर हो जाएगी, तो यह आता है दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत और यह बिल्कुल सही है। और शब्द आपको दिखे, अन्यथा शब्द आपको दिखे तो समझ जाना ये क्या है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर दीजिए जरा कि चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा कि चिदंबरा प्रमुख काव्य कीर्ति है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की और सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो कल के लेक्चर में दोस्तों हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देखा था ना, तो माखनलाल चतुर्वेदी तो बिल्कुल नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों आप सभी सही दे रहे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी, इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हमने अलग से भी क्लास ली थी, एक बार जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों प्रारंभिक रचनाएं ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। 1938 में उन्होंने रूपाब नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जरूर याद करना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में जो काफी इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण की बात करें 1961 में मिला था, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी से भी ये जुड़े रहे थे, है ना। और यहां तक तो दोस्तों ये है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या बात करें, वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, पल्लव और उच्छ्वास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है किसकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। इसके अलावा और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य, कला बूढ़ा चांद, और इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है चिदंबरा। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और यहीं पर दोस्तों जो कला और बूढ़ा चांद है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए दोस्तों ज्ञानपीठ तो हमने बता दिया कि 1968 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो विशेषण का प्रकार पूछा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हिंदी का सरल आया था, मतलब टफ नहीं आया था। सचिवालय रक्षक का जो हिंदी का पेपर था लेवल इसका ठीक था, मीडियम टू इजी था, टफ वाला नहीं था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि यह शब्द कौन सा विशेषण है। बताइए दोस्तों कि यह जो आपको यह वाला शब्द दिखाई दे रहा है यह, इसमें कौन सा विशेषण है, गुण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक है। तो बताइए दोस्तों, तो देखिए गुण तो आप हटाओगे, यहाँ पे संख्यावाचक भी हटाओगे, परिणामवाचक भी हटाओगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों सार्वनामिक, यह बिल्कुल सही है। देखिए सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो वही सार्वनामिक होते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये, वे, है ना, तो ये शब्द आते हैं सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, सार्वनामिक के अंतर्गत। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए जरा कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरन या फिर कुरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शार्दुल इसका बिल्कुल सही है। अब आप ये सोचते होंगे कि आज का पेपर कितना सरल है। तो देखिए दोस्तों होता है, हर बार होता है। देखिए जब एग्जाम आता है ना तो एग्जाम में सरल, टफ, मीडियम हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो 100 नंबर का पेपर बनता है, कभी उत्तराखंड आपको टफ पूछ लिया जाता है, कभी हिंदी आपको टफ पूछ लिया जाता है और कभी आपको जीएस वाला जो पोर्शन है वो टफ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे शायद जीएस वाला पोर्शन टफ पूछा था, हिंदी वाला पोर्शन यहाँ पे इजी पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अहि की बात करते हैं तो अहि का मतलब होता है दोस्तों सांप। क्या होता है, सांप, यानी इसे कहें सर्प बात करें, नाग हो गया ना, ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। हिरन की बात करें, कुरंग की बात करें, ये एक ही के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और भी अगर इसके पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, जैसे सारंग हो गया, शारंग, कृष्ण शार हो गया, कृष्ण शार हो गया, तो ये हिरण या फिर कुरंग के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा कुरगम भी क्या कहा जाता है, हिरण को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सी है, हिमालय, ईमानदारी, दूध और सेना। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसका आंसर दीजिए जरा।
तो जी हाँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की बात करें तो साफ पता चल रहा है कि ईमानदारी इसमें से बिल्कुल भाववाचक होगा, बाकी किसी में भी भाव का हमें शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है कि हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है और सिंधु शब्द किस भाषा का है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, अरबी भाषा का है, संस्कृत का है, फारसी का है, तुर्की का है? ये थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए जरा कि सिंधु शब्द है किस भाषा से है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, हमने आपको जो हिंदी का जो क्रैश कोर्स कराया था ना, हिंदी क्रैश कोर्स, तो हिंदी के क्रैश कोर्स में दोस्तों हमने आपको अरबी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, फारसी भाषा के शब्द आपको याद करवाए थे। तो जरूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विदेशी भाषा के शब्द, एक न एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अरबी भाषा के जो हमने आपको पढ़ाए थे उससे आप एक बार जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। जैसे कुछ शब्द थे ये कि इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल, ये अरबी भाषा के शब्द है। और इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? इसकी ट्रिक हमने बनाई थी कि अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम, इमारत अक्ल से नहीं चाहता है, तो यह अरबी भाषा की थी। इसके अलावा कुछ और भी शब्द थे, अमीर, गरीब, वकील, शराब, मुकदमा, मानसून, तारीख, अदालत, मशहूर, अखबार, है ना, ये सभी किसके हैं? अरबी भाषा के हैं। और इसे याद करने की दोस्तों एक ट्रिक हमने बनाई थी, वो यह थी जैसे कि मशहूर वकील ने अदालत में एक गरीब का मुकदमा लड़ा शराब पीकर, और इससे जो अमीर जज था वह थोड़ा नाराज हो गया और उसने अखबार पढ़ते हुए अगले मानसून की क्या दे दी? तारीख दे दी। तो अरबी भाषा के ये थे। और इसके अलावा कुछ और भी थे जैसे कि हिम्मत, हौसला, कर्ज, तमाम, ख्याल, दुनिया, मजबूर और मुसाफिर, तो यह भी अरबी भाषा के हैं। और इन्हें भी दोस्तों याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई थी कि हौसला, हिम्मत हो तो अरब देशों का तमाम कर्ज भी चुकता हो जाएगा, लेकिन पहले खुद का ख्याल रखना है, दुनिया का तो क्या है, मुसाफिरों को मजबूर करती रहती है। तो ये दोस्तों अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपको। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, तत्सम शब्द मुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो बताइए दोस्तों, तत्सम तो शुद्ध शब्द है यानी मुष्टि शुद्ध शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या है? तो तत्सम तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? तो बताइए जरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मौत होगा, मुट्ठी होगा, मुक्का होगा या फिर मिट्टी होगा? तो कौन सा इसका सही होगा? तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप सभी सही जा रहे हैं बी पर, और यह बिल्कुल सही है। मौत की बात करें तो मौत का मृत्यु होगा, मुक्का की बात करें तो शायद इसका मुष्टिका होगा, और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, मृतिका होगा, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए कि अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, विधानार्थक, विस्मयादिबोधक, संदेहबोधक या फिर अर्थबोधक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो देखिए, विधानवाचक होता है, विस्मय भी होता है, संदेह भी होता है, अर्थबोधक यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम बात करें वाक्य की, किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य की। तो वाक्य के अगर प्रकार की बात करें तो वाक्य के दोस्तों 8 प्रकार होते हैं। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाता कि रचना के आधार पर, रचना, तो रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र। तो संयुक्त, सरल और मिश्र किस आधार पर है? यह है रचना के आधार पर। और वाक्य के आधार पर कौन सा है? ये होते दोस्तों जैसे विधानार्थक हो गया, विस्मयबोधक हो गया, संदेहबोधक हो गया। 3 तो यहां पे ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे होता है निषेधवाचक। क्या होता है? निषेध। क्या होता है? निषेध। तो निषेध भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रश्न हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, है ना, और संकेतवाचक हो गया। तो ये वाक्य के अर्थ के आधार पर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बताइए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो शनि है, जंगल है, सभा है या फिर मेला है? तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेला को डिलीट करोगे क्योंकि एक गाना आप याद करोगे कि मेला दिलों का आता है, तो आता है तो मेला तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब है जंगल, तो जंगल भी नहीं होगा, शनि भी नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, क्या है? सभा है। सभा क्या करते हैं? बुलाई जाती है। तो वाक्य में प्रयोग करके इसका आंसर आप आसानी से याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस से माना जाता है, किस राज्य से माना जाता है? तो बताइए दोस्तों क्या है? उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़। नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है यानी गुजरात है। तो नागर शैली से आई है और नागर गुजरात से आया है ना। तो यहां से ये था। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर दीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसका आंसर दीजिए जरा कि इसका आंसर कौन दे सकता है कि अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए दोस्तों, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक रोना, छिपकर रोना, रोने का दिखावा करना या फिर व्यर्थ में रोना। तो बताइए दोस्तों क्या होना, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा? तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यह भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो यह तो बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ में रोना, यानी जिस रोने का किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कहते हैं अरण्य रोदन यानी व्यर्थ में रोना। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और इसका आंसर दीजिए कि सपना क्या है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, उक्त नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो यह भी थोड़ा ठीक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और इसका आंसर दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा अलंकार होगा क्वेश्चन नंबर 18 का कि नयन सेज में सोया हुआ आंख का पानी, उक्त में कौन सा अलंकार होगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूपक अलंकार, यानी जहां पर उपमा उपमेय को दोनों एक ही मान लिया जाता है। यहां पर आंख का पानी और आंसू को दोनों एक ही मान लिया गया है। तो यह क्या है? रूपक अलंकार है। और इसके अलावा दोस्तों रूपक अलंकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वाक्य है जो बार बार पूछा जाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी कौन सा है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार यानी जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो यहां पर आंख का पानी आंसू है और जो पानी है दोनों को यहां पर एक ही माना गया है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? रूपक अलंकार ही होगा। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर दीजिए कि कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये भी। और ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नंबर यहाँ पे 20 है यहाँ पे। और इसका आंसर दीजिए कि सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर दीजिए जुड़ाव, पहचान, बोलचाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक अस्मिता इसका सही आंसर क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ होता है दोस्तों यानी पहचान। तो दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन ये थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का पेपर मेरे ख्याल से काफी सरल था दोस्तों, है ना। हिंदी का पेपर सरल था, शायद कुछ और इसका जो पार्ट रहा होगा वो थोड़ा टफ रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अपने नंबर बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। यहाँ पे कितनों के 20 में से 20 नंबर कंप्लीट बन रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।